वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। तेरे बेटे को मारा था, अब क्यों नहीं आया तू? अबे मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास भेज दूंगा, समझा? फिर राकेश अपने कंधे से बोरी उतारता है और उस बोरी में से दानव बाहर आता है। ये टिकट कौन है कि मेरे पास बताओ। इतने में वो दानव इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है और इसे मार डालता है। हीरो चंद, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अच्छा सीमा, अब हम दोनों खेत पर जा रहे हैं। ठीक है जी, पर शाम को घर जल्दी आ जाना। अरे मैं तो जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारा लाडला आने को तैयार ही नहीं होता। अरे माँ, मैं तो पिताजी को बोलता हूँ कि आप घर चले जाओ, मैं काम करके बाद में आ जाऊंगा। क्यों बेटा, तुझे थकान नहीं होती? होती है माँ, लेकिन जब हम दूसरों के खेतों में काम करते थे तब। अब तो हमारे पास खुद का खेत है ना, अपने खेत में काम करके मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती। अरे इसकी मेहनत को देखकर आसपास के लोग जलते हैं इससे। हाँ चलिए पिताजी, अब हमें खेत के लिए देरी हो रही है। फिर वो दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। अरे भाई राकेश, क्या बात है? शाम को सबसे देर तक काम करते हो और सुबह सबसे पहले खेत पे आ जाते हो भैया। अरे वो क्या है ना बिरजू, ये सूरज मुझे जबरदस्ती खींच कर ले आता है। भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहो राकेश। अरे तेरी किसी बात का बुरा माना है क्या बिरजू भाई? बोलो क्या बोलना है। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे सूरज से जलन होती है भैया। सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी होती है भाई। मैं भी इसके बराबर काम नहीं कर पाता। हाँ चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत काम है। वो क्या है ना, मेरा लड़का सूरज की तरह तो है नहीं, तो मेरी मदद करेगा, इसीलिए सब मुझे ही करना है। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। ए भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस जन्म में मुझे सूरज जैसा बेटा दिया। चल सूरज, घर जाने का समय हो गया है। पिताजी, अभी मुझे थोड़ा काम और करना है, आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। अरे आज के लिए इतना बहुत है बेटा, थोड़ी देर में रात होने वाली है। आपकी बात तो ठीक है पिताजी, लेकिन इस बार मेरा मन है कि गांव में सबसे अच्छी फसल उगानी है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। अच्छा सीमा, मैं आ गया। अरे ये क्या, आप अकेले आए हो? सूरज कहाँ है? अरे वो थोड़ी देर बाद आएगा, खेत में काम कर रहा है। अरे तो फिर आप क्यों आ गए? उसके साथ ही आना था ना आपको भी। अरे तुम इतनी चिंता मत करो, वैसे भी मेरी उम्र होने लगी है, कुछ समय बाद सब काम उसे अकेले ही करना होगा। सीमा राकेश की बात का कोई जवाब नहीं देती। अरे तुम निराश मत हो सीमा, सूरज इतना भी छोटा नहीं है अब। आपकी बात तो ठीक है, पर मैं भी माँ हूँ ना, फिक्र तो होती ही है। अब तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा बेटा बहुत बहादुर है। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, मैं आ गया। अरे सूरज, तू आ गया? आजा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए जल्दी से खाना लगाती हूँ। फिर सूरज खाना खाने लगता है। बेटा अपने आप को तो देख, तू कितना कमजोर हो गया है, इतना काम करता है, न ठीक से खाता है न आराम करता है। अरे माँ, कुछ महीने और रुक जाओ, देखना इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी होगी, उसे बेचकर तो फिर आराम ही आराम है। चलो सीमा, आप सूरज से ज्यादा पूछताछ मत करो, उसे आराम से खाना खाने दो भाई। आप तो रहने ही दीजिए जी, मुझे तो लगता है आप ही इससे ज्यादा काम करवाते हो। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, जितनी फिक्र तुम मेरी करती हो ना, उतनी पिताजी भी करते हैं।
अरे पिताजी, आज खेतों पर नहीं चलना है क्या? अरे आज मुझे बहुत थकावट हो रही है बेटा। ऐसा करिए, आज आप आराम करिए, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अब मेरी बात मान तो आज तू भी आराम कर बेटा, कल से दोनों साथ चलेंगे। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, मैं अकेला कर लूँगा। ठीक है, तो फिर ऐसा करना, आज थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सूरज खेत की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या सूरज है? अरे बेटा, आज तू अकेले आया है, राकेश नहीं आया? वो क्या है ना, आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया राकेश को? काका, आपको तो पता ही है कि पिताजी की उम्र होने लगी है, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, उनको थोड़ी थकावट हो रही है। अच्छा, ये बात है। वैसे तू भी तो रोज मेहनत करता है, तुझे थकावट नहीं होती क्या? होती है काका, लेकिन मुझे अपने खेत में काम करके खुशी भी होती है। क्या बात है सूरज बेटा, मान गए भाई तुझे, हैं? एक तू है इतना मेहनती और एक मेरा लड़का एक नंबर का आलसी कहीं का। अरे नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राकेश आ जाता है। और बिरजू, क्या हाल है? अरे राकेश, तू यहाँ कैसे? तू तो घर पर आराम कर रहा था ना? अरे मैं तो आराम ही कर रहा था, लेकिन मुझे लगा जब मेरा सूरज इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर भी राकेश, थोड़ा आराम तू भी कर लिया कर, वैसे भी अब तू बुढ़ा होने लगा है भाई। अबे बुढ़ा किसे बोल रहा है? अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। अरे कुछ भी कहो, लेकिन हमारे गांव में तुम बाप बेटे से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है भैया। अरे पिताजी, आज आपको नहीं आना चाहिए था, घर पर ही आराम करना चाहिए था। अरे बेटा, मेरा आने का इतना मन नहीं था, लेकिन तेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। चलो भाई, तुम दोनों काम करो, मैं चला। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। इस बार किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है, ऐसे तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। जमींदार जी, पता नहीं इस बार मेरी फसल कैसे इतनी खराब हुई है। क्या गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है? नहीं मालिक, वो है ना राकेश, इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। पूरे गांव में सबकी फसल बेकार हुई है, तो उसकी फसल अच्छी कैसे हो गई? जमींदार जी, मुझे लगता है उनके खेत की मिट्टी में कुछ बात है, तभी उनकी फसल अच्छी हुई है। तो फिर सोचना क्या है, कर लेता हूँ मैं उससे खेत खरीदने की बात। जमींदार जी, मुझे नहीं लगता राकेश अपना खेत बेचेगा। अरे क्यों नहीं बेचेगा, मैं उसे बहुत पैसे दूंगा, और अगर सीधे तरीके से नहीं माना तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। मालिक, अगर इस खबर के लिए मुझे कुछ इनाम मिल जाता तो? जब उसकी जमीन खरीदूंगा तब तुझे तेरा हिस्सा दे दूंगा। चल अब निकल यहाँ से। माँ, सुना आपने, इस बार हमारे खेत की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। हाँ सूरज, सुन लिया बेटा, तू सुबह से 1000 बार बता चुका है। माँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने सुना है बार बार बोलने से नजर लग जाती है। अरे तुम भी ना सीमा, कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारे बेटे ने इतनी मेहनत की है, अभी तो इतनी अच्छी फसल हुई है। आपने सही कहा जी, आखिर बेचारे की इतनी महीनों की मेहनत जो सफल हो गई। पिताजी, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उन्हें खुशखबरी देकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन समय से घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। सीमा, देखा तुमने, हमारा सूरज आज कितना खुश है। अच्छा सीमा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना जी। लेकिन ये सूरज कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे वो तो 2 घंटे पहले खेत पर चला गया। क्या इतनी जल्दी चला गया? मुझसे बोल रहा था कि पूरी रात उसे खुशी में नींद नहीं आई। चलो तो सीमा, मैं भी चलता हूँ, जाकर उसकी मदद करता हूँ। इतना बोलकर राकेश निकल जाता है। अरे पिताजी, आ गए आप? ये देखिए, मैंने कितनी फसल काट दी है। अरे वाह, तूने तो बहुत सारी फसल काट दी बेटा। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जमींदार चंद्रभान आ जाता है। और राकेश, मैंने सुना है इस बार तेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है रे। अरे नमस्ते जमींदार जी, आप यहाँ? हाँ नमस्ते नमस्ते। तूने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। हाँ जमींदार जी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है।
कुछ तो खास बात है तेरे खेत में जो इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे नहीं नहीं जमींदार जी, खेत में कुछ खास बात नहीं है, बल्कि मेरे बेटे ने इस बार बहुत मेहनत की है। ये सब इसकी मेहनत का ही फल है। तेरे लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रस्ताव है। लगता है जमींदार इस बार मेरी फसल खरीदने वाला है। जल्दी से हाँ बोल देता हूँ। जी जमींदार जी, मुझे आपका हर प्रस्ताव स्वीकार है। अरे पिताजी, एक बार जमींदार जी का प्रस्ताव सुन तो लीजिए। ए लड़के, तुझे पता नहीं जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, खास तौर से मेरे सामने। माफ कर दीजिए जमींदार जी, बच्चा है अभी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मुझे तेरा खेत खरीदना है। जमींदार की ये बातें सुनते ही राकेश और सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गया तू? वो जमींदार जी, मैं ये समझ गया, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए ना। ऐसा करता हूँ, तेरी जमीन की जितनी भी कीमत है मैं उसके 2 गुना दे देता हूँ। फिर राकेश थोड़ी हिम्मत करके बोलता है। जमींदार जी, मैं अपना खेत नहीं बेच सकता। तो कौड़ी के, तेरी इतनी हिम्मत मुझे ना बोले। अबे जमींदार जी, आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पिताजी से इस तरह बात करो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे समझाएगा अब? सूरज की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो जाता है। जमींदार जी, इसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, नादान है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उनकी बातें सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। अभी इन्हें कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मेरे साथ पहलवान नहीं है, इनसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। ऐसा सोचकर जमींदार गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अरे सूरज, क्या जरूरत थी जमींदार के मुंह लगने की। पिताजी, वो आपको इतना भला बुरा सुना रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे तो डर लग रहा है बेटा, कहीं वो जमींदार बुरा ना मान गया हो। अरे नहीं पिताजी, अगर जमींदार बुरा मान जाता तो ऐसे चुपचाप नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो बोलकर ही जाता। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान चलाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मालिक, आप फिक्र क्यों करते हो? मैं ना। हाँ मालिक, हम उसकी ऐसी हालत करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। शाम को जब राकेश और सूरज घर जा रहे होते हैं, तभी जमींदार के पहलवान उनका रास्ता रोक लेते हैं। ओ लड़के, तुझमें बड़ी गर्मी है, हमारे मालिक से जुबान लड़ा था। उन पहलवानों को देखकर राकेश डर जाता है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, इसे माफ कर दीजिए, ये अभी ना समझ है। बुड्ढे, हम तुम दोनों को समझाने ही तो आए हैं। अरे इनसे बात करके समय क्यों खराब कर रहा है? जिस काम के लिए आए हैं जल्दी शुरू करना। इतना बोलकर दोनों पहलवान राकेश और सूरज के ऊपर टूट पड़ते हैं। तुम्हें जितना भी मारना हो मुझे मार लो, मेरे बेटे को मत मारो। नहीं, मेरे पिताजी को मत मारो। फिर वो पहलवान सूरज को अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, वो लोग मेरे बेटे को मार कर चले गए, तो इसे अस्पताल ले जाओ। जमींदार के डर से उनकी मदद को कोई नहीं आता। राकेश खुद ही किसी तरह सूरज को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। आपके बेटे का खून बहुत बह चुका है और घाव भी बहुत गहरे हैं। राकेश डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सीमा आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है अब? देखिए, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? सीमा और राकेश की रात रोते रोते कटती है। आपके बेटे को होश आ गया है। डॉक्टर की बात सुनकर राकेश और सीमा को खुशी होती है। लेकिन एक समस्या है। तो कैसी समस्या डॉक्टर साहब? आपके बेटे की पीठ पर इतनी चोट लगी कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब वो कभी सीधा नहीं चल पाएगा और ना ही कोई काम कर पाएगा। जमींदार, तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सीमा, तुम सूरज के पास जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर राकेश पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया, आराम से बताओ। फिर राकेश रोते हुए सारी बात बताता है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, जमींदार को मैं देख लूंगा। राकेश रोते हुए वहाँ से चला जाता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों का सहारा बनने की बजाय उल्टा मैं आप पर बोझ बन गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते।
वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। और सूरज, अब कैसी है तेरी तबीयत? पहले से अच्छी है काका। भाई, मुझे तो सुन के बहुत बुरा लगा कि तुम अब पहले की तरह खेतों में काम नहीं कर सकते। उस जालिम जमींदार को जरा भी रहम नहीं आया कि मेरा एक ही तो लड़का है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे भैया, उस जमींदार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले सूरज की ऐसी हालत का बहुत मजाक उड़ा रहा था। क्या वो अभी भी आजाद घूम रहा है? हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही। पर तुम ये क्या बोल रहे हो? इतना सुनकर राकेश वहाँ से निकल जाता है। अरे इससे क्या हुआ? ये कहाँ जा रहा है? साहब, मैंने कुछ दिन पहले हमारे गांव के जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन आपने उसे अभी तक पकड़ा नहीं। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। उसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन साहब, हम पर विश्वास रखो, हम जल्दी ही तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। फिर राकेश वहाँ से चला जाता है। इसका कुछ इलाज करना होगा, ये तो पीछे ही पड़ गया। फिर वो इंस्पेक्टर जमींदार चंद्रभान को फोन करता है। इंस्पेक्टर जमींदार को सारी बातें बताता है। देखिए जमींदार जी, जब तक ये केस मेरे हाथ में है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर गलती से ये केस मेरे हाथ से निकल गया फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। थोड़ा मेरी तरफ भी देख लेना जमींदार जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है? अपने आदमी के हाथों शाम को भिजवा दूंगा कुछ पैसे। राकेश, अरे ओ राकेश, बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। राकेश डरते हुए बाहर आता है। तेरी ये मचाल कि तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। आज तेरा ये हाल करूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा कि चंद्रभान के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। अरे इतना सब तो कर दिया है, अब करने को बचा ही क्या है? पहलवानों, अंदर से इसके पिल्ले को उठा कर लाओ। फिर वो पहलवान अंदर जाते हैं और सूरज को पकड़कर बाहर लाते हैं। एक पहलवान बाहर से दरवाजा लटकाकर सीमा को अंदर ही बंद कर देता है। जमींदार जी, आप तो पहले ही इसकी ये हालत कर चुके हो, अब इसका क्या करोगे? अभी देखता जा मैं इसका क्या करता हूँ। तभी एक पहलवान राकेश का हाथ पकड़ लेता है और दूसरा पहलवान सूरज को मारने लगता है। जमींदार जी, छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, छोड़ दो इसे। जमींदार जी, मेरे सूरज को छोड़ दो। अरे कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, अरे कोई बचाओ रे। जमींदार उसकी एक नहीं सुनता। अरे बिरजू, रोकना इनको, देख ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या रोकेगा हमें? तेरी सारी हालत का यही तो जिम्मेदार है। जमींदार जी, इनका जो मर्जी करो, लेकिन इनके खेत का हिस्सा मुझे मिल जाएगा ना? अरे हाँ, तो फिक्र क्यों करता है? मालिक, लगता है ये मर गया। अरे तो देखता क्या है, दफना दे साले को कहीं दूर जाके। कमीने, तूने ये क्या किया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मालिक, इसकी जुबान बात चल रही है, कहो तो इसे भी इसके बेटे के पास पहुंचा दो। अरे नहीं रे, इतना तो चलता है, आखिर इस बेचारे ने अपना बेटा जो खोया है। चलो, अब हमें इसकी लाश को दफनाना भी है, चलो। फिर वो लोग सूरज की लाश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे इसको ऐसी जगह दफनाया है, पूरा गांव मिलकर भी इसकी लाश ढूंढ नहीं पाएगा। चल, जाकर मालिक को बताते हैं, वो बहुत खुश होंगे। इतना बोलकर वो पहलवान वहाँ से चले जाते हैं। सीमा, उठो, अपने बेटे को तो हम खो चुके हैं, अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। सीमा। तभी राकेश को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राकेश जाकर दरवाजा खोलता है तो डर जाता है। बदला चाहिए मुझे, सबको मार दूंगा, सब। सूरज, सूरज, ये तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? पिताजी, सबको मार दूंगा, सबको। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? बिरजू जैसे ही सामने देखता है तो चौंक जाता है। अरे राकेश, तू कर रहा है मेरा पीछा?
आखिर क्यों किया तूने ऐसा? क्या मिला तुझे ये सब करके? अच्छा तो तू इसीलिए आया है। तो सुन, मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। हाँ, जमींदार की शाबाशी मिली है। तो मैं तुझे एक चीज और देने आया हूँ, और वो है तेरी मौत। तभी दानव बिरजू पर हमला कर दे। मालिक, आपने सुना? किसी ने बिरजू को बुरी तरह मार डाला। चलो अच्छा हुआ, अब उसे राकेश के खेत का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कहो मालिक, उसे बहुत बुरी तरह मारा है। ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर ने मारा है उसे। अबे ओ, तुझे मरना है क्या? जो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हुआ है, मेरे सामने से हट जा। गाँव में एक व्यक्ति का खून हो गया है, मुझे वहाँ जाना है। जब उस जमींदार ने मेरे बेटे को मारा था, तब क्यों नहीं आया तू? अबे मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास भेज दूंगा, समझा? फिर राकेश अपने कंधे से देल उतारता है और उस बोरी में से दानव बाहर आता है। कौन हो तुम? मेरे पास बताओ। इतने में वो दानव इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। हीरोचंद, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अरे वो कौन आ रहा है? मालिक, ये तो राकेश है, लेकिन इसने कंधे पर क्या लटका रखा है? क्यों आया तू यहाँ? तुझसे कुछ हिसाब बराबर करने आया हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? अरे पहलवान, ऐसा कर, इसको भी इसके पिल्ले के पास पहुंचा दे। जी सरकार, अभी भेजता हूँ इसको। जैसे ही वो पहलवान राकेश पर हमला करने वाला होता है, तभी उस बोरी से दानव बाहर आता है और उस पहलवान को वार देता है। अरे अरे, ये तो सूरज है, लेकिन इसे तो हमने मार दिया था। अब तेरा अंत आ चुका है चंद्रभान, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे निकम्मे, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? कुछ कर। फिर वो पहलवान जल्दी से राकेश को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू लगा देता है। सूरज, जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो ये पहलवान तेरे बाप को मार देगा। ये देखकर जमींदार बुरी तरह से डर जाता है। मुझे माफ कर दे राकेश, मुझे माफ कर दे। तुझे बोलेगा मैं वही करूंगा, मुझे मारना मत। अब कुछ करने लायक बचा ही क्या है? तूने मेरा सब कुछ तो खत्म कर दिया है। सूरज, इसे छोड़ना मत। सूरज जमींदार पर हमला कर देता है और इसे मार डालता है। इस तरह वो अपना बदला ले लेता है। पिताजी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे आपके जैसे माता पिता मिले। सूरज, सूरज मेरे बच्चे। फिर सूरज की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।